वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। इसमें नर जननांग में कई अंग पाए जाते हैं। बाकी के जो वीडियो अगर आप नहीं देख पाए हैं तो उनको बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देख सकते हैं। और निरंतर वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसको प्रेस कर दें, जिससे कि आपको निरंतर वीडियो मिलता रहे। और कुछ के कमेंट आ रहे थे कि आप बायो हिंदी पढ़ाइए। मतलब बायो तो हिंदी में ही पढ़ा रहा हूँ मैं, पर कुछ हमारे अंगों के नाम होते हैं, यानी कि नेम ऑफ पार्ट्स, वो इंग्लिश में ही होते हैं। कोशिश करूँगा कि उनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताऊँगा। जनतंत्र है, मानव जनतंत्र में जो नर जननांग होते हैं उनमें कौन कौन से अंग होते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, किस अंग का क्या कार्य होता है, ये आज हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण पार्ट है ह्यूमन का, मानव का, नर जननांग में, वो आता है वृषण। वृषण को हम टेस्टिस भी कहते हैं, टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं, वृषण हिंदी में कहते हैं। तो वृषण में होता क्या है? वृषण दो पाए जाते हैं हमारे शरीर में, उनकी संख्या 2 होती है। उसी को कहते हैं हम एक जोड़ी वृषण, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा वृषण मनुष्य में पाया जाता है, यानी कि प्रत्येक नर में पाया जाता है। नर जननांग समझ लीजिए आप, नर जननांग नर होना चाहिए, चाहे वो पशु हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो उन दोनों में डबल पाए जाते हैं, यानी कि एक पेयर पाया जाता है। तो देख लेते हैं नर जननांग, मानव का नर जननांग तंत्र जो होता है, क्या होता है, शरीर में श्रोणि मेखला में स्थित होता है, ठीक है। श्रोणि मेखला में स्थित होता है या अवस्थित होता है, या हम श्रोणि मेखला कैसे कहते हैं? श्रोणि मेखला कहलाता है जो हमारा कमर, जिसे हम कमर कहते हैं, कमर यानी कि वेस्ट कहते हैं, WRIST। तो कमर होती है, उसी को हम श्रोणि मेखला कहते हैं। मादा जननांग, नर जननांग दोनों यहीं पर पाए जाते हैं, श्रोणि मेखला के अंदर ही पाए जाते हैं। तो इसमें, इस तंत्र में अनेक अंग होते हैं। मतलब अनेक अंग का अर्थ ये हुआ कि कोई एक अंग नहीं होता है, कई अंग होते हैं, पाए जाते हैं नर जननांग में। तो आज हम उसको पहला टॉपिक कवर करते हैं, जो कि वृषण कहलाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। वृषण को हम टेस्टिस कहते हैं, जिसमें इंग्लिश में, हिंदी में वृषण कहते हैं। तो एक जोड़ी वृषण आकार कैसा होता है? थैलीनुमा, थैली सा होता है, पाए जाते हैं, जो शरीर के बाहर होते हैं। जांग, कमर, घुटना और कमर के बीच के पैर को हम जांग कहते हैं। जांग के बीच में इस तरीके से लटके हुए होते हैं, जो कि ऊपर की ओर होते हैं, यानी कि ऊपर की साइड में होते हैं। ऊपर की ओर का मतलब हुआ कि ऊपर की साइड में लटके हुए होते हैं, यानी कि ऊपर की ओर होंगे, ठीक है। वृषण की रचना या संरचना एक अंडे की भांति होती है, यानी एक वृषण जो उसका आकार होता है, बनावट होती है, वो एक अंडे के आकार की होती है। प्रत्येक वृषण कितनी लंबा होता है? 3 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है, यानी लंबा होता है। और 2 से 5 सेंटीमीटर ये कैसा होता है? चौड़ा होता है, यानी कि लेंथी होता है, ठीक है। इससे निकलने वाली शुक्रवाहिनियां मूत्रमार्ग में खुलती है, क्योंकि जो शुक्रवाहिनियां होती है जिनमें शुक्राणु निकलते हैं, शुक्राणु जाते हैं जिन पाइप के द्वारा, उसको शुक्रनलिकाएं कहते हैं। और शुक्राणु जो है, शुक्रनलिकाएं शुक्राणु को वृषण के द्वारा ही या वृषण से ही प्राप्त करती हैं, ठीक है। वाहिनियां वृषण से शुक्राणु प्राप्त करती हैं। किससे प्राप्त करती हैं? वृषण से शुक्राणु प्राप्त करती हैं, ठीक है। पुरुष लिंग के माध्यम से, यानी कि पुरुष लिंग, उसको हम लिंग कहते हैं, स्पेनिस भी कहते हैं, शिशन भी कहते हैं, से गुजरता हुआ क्या होता है? एक छिद्र के रूप में, एक छिद्र के रूप में जो है वो बाहर खुलता है, यानी के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रल मेटस, यूरेथ्रल मियट्स। तो देखिए वृषण कोश, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्रोटम, यानी कि पैरों के बीच लटका हुआ, यानी दोनों हमारे पैरों के बीच में लटका हुआ रहता है। एक इसका आकार थैली की तरह होता है, इसका आकार इस तरीके से होता है, ऐसे और ऐसे, ये इस तरीके से होता है। ऐसे ही हमारे दोनों पैरों के बीच में ये इस तरीके से लटका हुआ होता है, जिसमें दोनों वृषण स्थित होते हैं, यानी कि दोनों वृषण फर्स्ट सेकंड स्थित होते हैं, जिन्हें वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। वृषण कोश आंतरिक वृषण पट्ट के द्वारा, आंतरिक पट्ट को कहते हैं हम स्क्रोटल
स्पेटम, स्क्रोटल स्पेटम कहते हैं। ये आंतरिक वृषण पट्ट कहलाता है और ये 2 भाग में बटा हुआ होता है। इसके 2 भाग होते हैं। नेक्स्ट, गर्भावस्था, यानी कि गर्भस्थ शिशु में जिस समय शिशु गर्भावस्था में होता है, गर्भाशय में होता है, तो उसके वृषण होते हैं वो उदर में होते हैं। ठीक है, उसके वृषण उदर में होते हैं, यानी उदर में विकसित होते हैं, उदर में बनते हैं। परंतु जन्म के कुछ समय पूर्व, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म से कुछ समय पहले ही उसके जो वृषण हैं वो विकसित होकर यानी कि बाहर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, यानी इस समय से कुछ पूर्व खिसक कर वृषण कोष में आ जाते हैं। उदर का तापमान, यानी कि उदर का जो तापमान होता है वो वृषण की अपेक्षा अधिक होता है। कितना? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है। तो वृषण का जो तापमान होता है वो उदर के तापमान से 2 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है या सेल्सियस कम होता है। जो शुक्राणु जनन, यानी जहाँ पर शुक्राणु का जन्म होता है, शुक्राणु बनते हैं एवं शुक्राणु दोनों के लिए एक आदर्श तापक्रम कराता है। शुक्र वाहिकाएं ये बोली जाती हैं। तो इसे इंग्लिश में वेसा इन्फ्रेंटिया कहते हैं। वेसा इन्फ्रेंटिया। शुक्र वाहिकाएं रोमावी स्तंभी कोशिकाएं होती हैं। शुक्र वाहिकाएं होती हैं वो रोमावी स्तंभी कोशिकाएं, यानी कि क्लाइटेटेड कैलमार सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 10 से 20, यानी कि जो हमारी जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं उनकी संख्या 10 से 20 तक होती है। वृषण के पीछे स्थित एक लंबी नलिका होती है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। ये लिखा है, ये इसे हम एपिडिडाइमस कहते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। अब हम एपिडिडाइमस के बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होती है। तो प्रत्येक वृषण शुक्र वाहिकाएं, यानी कि प्रत्येक वृषण की जो शुक्र वाहिकाएं होती हैं वो आपस में परस्पर संलयन क्रिया करने के बाद क्या करती हैं? एक वाहिनी बनाती हैं और उस वाहिनी के लिए हम कहते हैं एपिडाइमस कहते हैं। और एपिडाइमस की लंबाई लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। वो कौन सी? एपिडिडाइमस वाहिनी। इसके बाद आता है शुक्र वाहिनी। ठीक है, शुक्र वाहिनी क्या है? शुक्र वाहिनी को डॉक्टर्स डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर डिफरेंस कहते हैं। और ये क्या होती है? अधिवृषण से, ये जो होती है वो अधिवृषण से एक 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका निकलती है। जो अधिवृषण से 30 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा नलिका निकलती है, उस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहक। शुक्रवाहक मतलब कि इसी में शुक्राणु का वहन होता है, शुक्राणु का आना जाना होता है। और शुक्रवाहक नलिका होती कहाँ पर है? ये मूत्राशय के पिछली सतह पर स्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुक्राशय। शुक्राशय के लिए इंग्लिश में हम बोलते हैं सेमिनल बैकलेस या सेमिनल बेस सेल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो शुक्राशय क्या होता है? शुक्राशय होता है एक जोड़ा मांसल ग्रंथिल थैलीनुमा, इसका आकार थैलीनुमा होता है, यानी कि थैलीनुमा की इसमें संरचनाएं पाई जाती हैं, जो मूत्राशय एवं मलाशय के बीच, इसके बीच जो मूत्राशय एवं मलाशय के बीच स्थित होता है। इनकी ग्रंथिल कोशिकाओं से, मतलब जो सेमिनल वेसल्स या जो हमारा शुक्राशय है, शुक्राशय की जो ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या बहता है? सुक्रिय तरल पदार्थ। यह सुक्रिय तरल पदार्थ का स्राव होता रहता है या ये बहता रहता है। यही तरल पदार्थ क्या करता है? सर्वाधिक वीर्य, यानी कि जो फर्टिलाइजर होता है उसका निर्माण करता है, उसके निर्माण में सहयोग देता है। नेक्स्ट, इसमें कौन कौन चीज़ें पाई जाती हैं? फ्रक्टोज, प्रोटीन्स, साइट्रेट्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये 4 पदार्थ हैं जो शुक्राशय में बहने वाले तरल पदार्थ में पाए जाते हैं। और इन्हीं पदार्थों का काम होता है
शुक्राणुओं, यहाँ पर शुक्राणु है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना और सुरक्षा प्रदान करना, ये भी इन तीनों का ही काम होता है, फ्रक्टोज, प्रोटीन, साइट्रेट और प्रोस्टाग्लैंडिंस। नेक्स्ट, इसे कहते हैं स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी को इंग्लिश में बोलते हैं इजिकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजिकुलेटरी डक्ट बोलते हैं किसको, स्खलन वाहिनी के लिए स्खलन वाहिनी बोलते हैं। इजिकुलेटरी डक्ट जो डक्ट होती है वो कहते हैं इंग्लिश में। प्रत्येक शुक्राशय से एक स्खलन वाहिनी यानी कि स्खलन नलिका निकलकर प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए क्या करती है, एक प्रोस्टेटिक नलिका का निर्माण करती है और मूत्र मार्ग से निकलकर एक मूत्रजन्य नलिका का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट, मूत्र मार्ग, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा। इसे हम मूत्र मार्ग को इंग्लिश में यूरेथ्रा कहते हैं, ये लिखा हुआ है। एक नलिका मूत्राशय से निकलकर मूत्रजनन क्षेत्र के द्वारा शिशन के ऊपर से खुलती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका क्या काम होता है, ये भूरे कलर की होती है, इसका आकार होता है अखरोट की तरह, आपने देखा होगा, जो कि भूरे रंग की ग्रंथि होती है और आकार अखरोट जैसा होता है। इसमें अनेक पिंड होते हैं, यानी बहुत सारे पिंड पाए जाते हैं, यानी पिंडों में बटी हुई होती है। प्रत्येक पिंड की नलिका मूत्र मार्ग में होती है, जिसमें कैल्शियम, फास्फेट, सिट्रेट, लाइसोजाइम एवं हाइलोनिडेज ये पदार्थ पाए जाते हैं, जो इन पदार्थ के द्वारा व्यक्ति में जो स्पर्म बनता है उसका 25% भाग, लगभग 25% भाग जो है इन्हीं पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने पर, यानी जब प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ जाती है तो हमें फिर दिक्कत होती है पेशाब करने में, बाथरूम जाने में, उसके कारण दिक्कत हमें होती है। और दिक्कत होने पर इसकी दिक्कत दूर करने का तरीका क्या है, इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन के माध्यम से इस ग्रंथि को निकाल दिया जाता है, यानी इस ग्रंथि को आउट कर दिया जाता है वहाँ से, ये इसका इलाज होता है। इसके बाद बाल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर ग्रंथि ये आती है, यानी कि बाल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड, ये दोनों भी, इनमें ग्रंथियाँ कैसी होती हैं, ये मूत्र मार्ग के दोनों साइड में पाई जाती हैं, इनकी दोनों तरफ ग्रंथियाँ होती हैं। ये एक ही ग्रंथि पाई जाती है जो कि पीले रंग की होती है, और इन्हीं ग्रंथियों के लिए हम काउपर ग्रंथियाँ या फिर बाल्बोयूरेथ्रल कहते हैं। ये ग्रंथियाँ भी मूत्र मार्ग में ही खुलती हैं। इनसे निकलने वाला पदार्थ, इनमें भी एक तरह पदार्थ पाया जाता है जो मूत्र मार्ग को चिकना कर देता है, और मूत्र मार्ग में पाया जाने पदार्थ उसको ये शुष्क बनाता है, इन्हें उसको ये खत्म कर देता है, और साथ ही इसे निहन करता है, और मैथुन के लिए जो योनि होती है उसके मार्ग को भी चिकना करता है। तो ये कार्य था बाल्बोयूरेथ्रल या फिर काउपर ग्लैंड का। सबसे महत्वपूर्ण जो जननांग का पार्ट होता है वो आता है शिशन। शिशन, इसे स्पेनिश कहते हैं, लिंग कहते हैं, जो कि त्वचा के द्वारा क्या होता है, ढका रहता है, यानी त्वचा के द्वारा वो कवर रहता है, इसके ऊपर त्वचा का कवर रहता है, ठीक है। त्वचा के द्वारा शिशन का जो भाग ढका होता है, अगला भाग जो ढका होता है उसे शिशन मुंड यानी कि ग्लैंस स्पेनिस भी कहते हैं, और जिसको, और ये जो स्पेनिस जो ढका रहता है, ये ढकता है त्वचा के द्वारा, उसे कहते हैं शिशन मुंड, शिशन मुंड छेद। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रेक्यूस, प्रेक्यूस कहते हैं इसको इंग्लिश में। शिशन क्या होता है, नर मैथुन का महत्वपूर्ण अंग होता है, यानी कि जो नर होता है
उसका महत्वपूर्ण अंग होता है मैत्र क्रिया के लिए, वो होता है शिशन। अगला, जो मादा में प्रजनन हेतु शुक्राणु जमा करता है, यानी प्रजनन कहाँ होगा? मादा के शरीर के अंदर होगा। तो मादा में जो प्रजनन होता है उसके लिए वो क्या करता है? शुक्राणु जमा करता है, जिससे मादा के शरीर के अंदर निषेचन हो सके। किसका? अंडों का। जो अंड होते हैं उनका मादा के अंदर निषेचन हो सके। तो ये चैप्टर आज का फिनिश। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी को ये वीडियो मिल जाए। और नेक्स्ट पार्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। ऑलराइट।